बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 21.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर ये एक्सरसाइज हर पार्ट्स के साथ मौजूद है, पूरे पार्ट्स पूरी अरेंजमेंट के साथ प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहां से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 21.2। जी, तो क्लास 21.2 में हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2 को। केस नंबर 2, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अच्छा, अब इन केसेस के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो ये ऑलरेडी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टोटल 4 केसेस हैं और इन 4 केसेस के बारे में मैं ऑलरेडी जो है अपनी फर्स्ट वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने हर केस को पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। तो जिन लोगों को इन केसेस का नहीं पता या पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में नहीं है नॉलेज, तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो देखें। इस प्लेलिस्ट की सबसे फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां पर मैंने इन चारों केसेस को डिस्कस किया है। जी, तो अब इस एक्सरसाइज में हम केस नंबर 2 के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो यहाँ पर जो है हमारे जो लीनियर फैक्टर हैं वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसको किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो अब सबसे पहला काम तो आप ये देख लिया करें, क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो देखिएगा ऊपर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। जबकि अगर हम नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें तो वो 2 हो जाती है। क्योंकि जब ये पावर होल पावर जब स्क्वायर जो है वो इस पर वेरिएबल पर अप्लाई होगी तो यकीनन x की पावर क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर की पावर स्क्वायर होगी और न्यूमिनेटर की पावर 1 है। तो यही हमारा मकसद है कि हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अगर नहीं है तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर न्यूमिनेटर की पावर लेस होनी चाहिए जबकि डिनोमिनेटर की पावर हमारी ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हमारा प्रॉपर है। सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं, लेट जी। तो क्लास अब जरा गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा। इसको हम किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में सपोज करेंगे। तो देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर नजर आ रहा है। तो अब हमने इसको सपोज कैसे करना है, A1 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपको ये बात पता है कि न्यूमिनेटर से हमारा कोई काम नहीं होता, हमारी कंसंट्रेशन कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ। तो देखिए क्लास यहाँ पर इसके ब्रैकेट की होल पावर स्क्वायर लिखी हुई, तो हमने इसको 1 बाय 1 उसी हिसाब से सीक्वेंस में सपोज करते जाना है। जैसे यहाँ पर होल हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे x + 1। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस A2, जी। उसके बाद अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो ब्रैकेट के ऊपर हम होल पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सपोज करना है, पहले 1 और फिर 2 लाइन से सीक्वेंस से हम। अब फर्स्ट करें अगर इसके ऊपर पावर 4 होती या 3 होती तो फिर हम इसी तरीके से लाइन से करते, पहले उस ब्रैकेट की पावर 1 लगाते, होल पावर 2 लगाते और फिर होल पावर 3 लगा देते। यानी उस वक्त तक हमारी सीरीज चलती रहेगी जब तक कि हमें वो पावर हासिल ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि वो पावर हम गेन ना कर ले उस वक्त हम अपनी सीरीज यहाँ पर चलाते रहेंगे।
उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इसको किस तरीके से हमें सपोज करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर जो है लीनियर फैक्टर है और ये रिपीटिंग हो गए ना, ये देखें पहले भी x+1 है और फिर बाद में भी x+1 है और उसका स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से जो हमारा लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो गया। जी अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि एक हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये हमारी आ चुकी है इक्वेशन 1। जी अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं। तो ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम अब किस तरीके से लेंगे क्लास, अब जरा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो चीज आपको मैं समझाने जा रही हूं। जी एलसीएम जो आता है ना क्लास, देखिए यहां पर एक पावर, दोनों ब्रैकेट सेम है बट एक के ऊपर पावर 1 है और दूसरी के ऊपर पावर स्क्वायर है। तो याद रखिएगा एलसीएम हम हमेशा हाईएस्ट पावर का लेते हैं। ठीक है, जब हम कॉमन लेते हैं तो हम लोएस्ट पावर को लेते हैं कॉमन, और लेकिन जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमेशा हाईएस्ट पावर जो है ना वो एलसीएम ली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पर देखिएगा 1 के मुकाबले में 2 क्या है, हाईएस्ट पावर है, तो हम हाईएस्ट पावर को एलसीएम में लेंगे। अब फर्ज करें इसकी नेक्स्ट सीरीज में पावर 3 लिखी होती होल, तो फिर हम उसको एलसीएम में लेते। डिनोमिनेटर में जो भी जिस ब्रैकेट की सबसे हाईएस्ट पावर होगी एलसीएम में वही आ जाएगी। जी यहां तक तो आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद अब हमने करना क्या है, देखें अब a1 के साथ क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो a1 के डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है x+1, जबकि एलसीएम में क्या आ रहा है x+1 का होल स्क्वायर, यानी x+1 जो है वो तो a1 के पास मौजूद है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो a1 को कितने x+1 की और नीड है, ये भी हम कह सकते हैं, या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये है कि एक x+1 है इसके पास, तो इसके पास 2 हैं, तो एक x+1 से एक x+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक और। ठीक है ना, 1 मोर बचेगा, कहाँ बचेगा, एलसीएम में। जो यहाँ बचेगा, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है ना, नीचे एक्स्ट्रा है, इसके पास 1 है, तो 1 तो कैंसिल हो गए, x+1 से कैंसिल हो गया, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 है, तो जो एक्स्ट्रा है, जो रिमेनिंग है, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 से, यानी x+1 को हम a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें से एक x+1 कैंसिल हो चुका है और जो रिमेनिंग दूसरा x+1 है वो a1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां देख लीजिए, यहां पर तो देखिए a2 के नीचे x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि एलसीएम भी यही है x+1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे सूरत में क्या होगा, x+1 से x+1 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा ना, यहाँ पर दोनों ही कैंसिल हो गए, दोनों एक जैसे थे। तो अब a2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, a2 वैसे ही आ जाए। उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे क्लास, देखिए जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, यहां पर जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है कि इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है, जब हम इसको इस इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना भाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वो स्टेप हम नहीं करते, हम डायरेक्टली इनको कैंसिल कर देते हैं। ये लीजिएगा, ये कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, 4x - 3 इज इक्वल टू a1 x+1 प्लस a2। ठीक है जी। तो क्लास अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, जो लास्ट हमने एक्सरसाइज की वहां पर क्या होता था कि जब हमें a1 फाइंड करना होता था तो हम वेरिएबल की वैल्यू को ऐसे पुट कर देते थे दूसरे में कि वो a2 जो है वो उससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता था, तो हम इजीली a1 फाइंड कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है,
यहाँ तो x है ही नहीं ना, A2 के पास तो x है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर A1 फाइंड करती हूँ तो A2 के पास तो x ही नहीं है, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ? याद रखिएगा, A2 A1 की वैल्यू पुट नहीं कर दीजिएगा, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। याद रखिएगा, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी हम अपनी तरफ से पुट नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ वेरिएबल है, x है, y है, इनके वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि वो वेरिएशन है। वेरिएबल का मतलब वेरिएशन, यानी कि हम उसमें चेंज ला सकते हैं। लेकिन A1 और A2 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी भी अपनी तरफ से पुट नहीं किया जा सकता, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम, A2 को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई x नहीं है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, A1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर वाली ब्रैकेट से, तो करवा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? A1x, A1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा A1 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा? A2 रहेगा, ठीक है जी। तो क्लास अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ये करना होगा किस तरीके से हम A1 फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, ये दोनों तो क्या है, A1 और A2 क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इनके साथ देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, किसी किस्म का कोई x y कोई भी वेरिएबल यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये दोनों क्या रह गए? सिर्फ कांस्टेंट। अब इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, A1 के साथ क्या लगा हुआ है? वेरिएबल x लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू के इस तरफ देखेंगे, x इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ x लगा हुआ है, यानी ये दोनों क्या हो गई? लाइक टर्म्स हो गई। लाइक टर्म्स से मुराद एक जैसी टर्म्स हो गई, क्योंकि दोनों के साथ x है, ठीक है ना, दोनों के साथ क्या है? x है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, ताकि हमें A1 की वैल्यू मिल जाए। तो लिख दीजिएगा, इक्वेटिंग equating like terms means एक जैसी टर्म्स। एक जैसी टर्म कौन सी कंसीडर होती हैं? जिनके वेरिएबल एक जैसे हों, ठीक है ना। इन दोनों के वेरिएबल एक जैसे हैं, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, ठीक है ना। सेम वेरिएबल या सेम कांस्टेंट, अगर दोनों कांस्टेंट है तो वो भी लाइक है, या दोनों के पास अगर x स्क्वायर है तो वो भी लाइक टर्म्स हैं, यानी दोनों जो है वो सेम वेरिएबल या सेम कांस्टेंट के होने चाहिए। दोनों के पास कांस्टेंट हो तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? लाइक टर्म्स। तो हम यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं लाइक टर्म्स, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x को, ऐसी टर्म्स जिनके पास x है जी। तो अब मैं ये कर लेती हूं, 4x को इक्वल कर लेती हूं A1 x के, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स को मैंने क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। अच्छा क्लास, कोशिश ये क्या करें कि जो सिंगल हो ना, जैसे आपको पता है कि ये सिंगल है A1x, बाकी ये दोनों सिंगल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों साथ लिखे हुए, तो कांस्टेंट को अलग रहने दें। अब हमेशा वो चीज पहले आप इक्वेट क्या करें जो कि सिंगल हो, ताकि वहां इजीली हम एक एक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकाल सकें, ठीक है ना। जिसमें दो कांस्टेंट आ रहे होंगे वो हम कभी भी पहले शुरू में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश यह करें कि शुरू में ऐसे टर्म्स को इक्वेट करें जो कि सिंगल हो। ये अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब यहां से देखें, इक्वल टू के इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है। भाई यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो मैं डिवाइड करके लेके जाऊंगी और फिर कैंसिल करूंगी, उससे बेहतर ये है कि मैं यहीं पर इसको कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर A1 किसके इक्वल रह गया? 4 के इक्वल रह गया, ठीक है। A1 जो है वो 4 के इक्वल रह गया, क्योंकि x से x तो कैंसिल हो चुका है। तो मैंने A1 को यहाँ लिख लिया, 4 को यहाँ लिख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ चुकी है? 4 आ चुकी है। चलें अब हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ A2 जी। तो क्लास आपने देखा A1 हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारा 4 आ रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A2। तो देखिए इसको तो हमने इक्वेट कर लिया था, जिसके वेरिएबल सेम थे ना,
दोनों के पास x था। अब ये दोनों क्या है, ये a1 और a2 कांस्टेंट है और हमारे पास इज इक्वल टू के इस तरफ कांस्टेंट क्या है, 3 है। तो अब हम कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब दो वेरिएबल आ रहे हैं, पहले एक था अब यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि मिस दो वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, a1 तो एक था, इजीली हमने x से x कैंसिल किया और a1 की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ तो a1 भी a2 है भाई, तो इसका बहुत आसान हल है कि a1 की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो a1 की प्लेस में हम a1 की वैल्यू को रखेंगे, इजीली हम क्या फाइंड कर लेंगे, a2 फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी है ये। तो जब एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है ना, तो फिर दूसरा कांस्टेंट फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उसकी जगह पर हम उसकी वैल्यू को इजीली पुट कर सकते हैं। जी, तो अब यहां देखिएगा, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ, किसको इक्वेट कर रहे हैं हम, कांस्टेंट को। ठीक है, कांस्टेंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहां कांस्टेंट लिखिएगा, ठीक है जी। तो कांस्टेंट यहां पर क्या है, -3 है, इक्वल टू के इस तरफ, और इस तरफ कांस्टेंट मैंने क्या है, a1 और a2, इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, a1 प्लस a2। जी, अब मुझे a1 तो आ चुका है मेरे पास और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a2 की चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, a1 की प्लेस में a1 की वैल्यू को लिख लूंगी। तो a1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो मैं a1 की प्लेस में क्या लिखने जा रही हूँ, 4। जी, अब ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर अगर मैं इसको शिफ्ट कर देती हूं तो ये माइनस का हो जाएगा। और a2 यहां पर मेरा सिंगल रह गया, अकेला रह गया। ठीक है, अब देखें इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो देखिए 3 में जब मैं 4 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 7, और 7 के साथ माइनस साइन आएगा। तो क्लास अब चूंकि a2 की वैल्यू फाइंड होने जा रही है, तो अब मैं a2 को यहाँ पर लिख सकती हूँ ना, लेफ्ट साइड पर, और इस 7 को मैं यहाँ लिख लूँ, 3 + 4 7 हो जाएगा, और साथ में माइनस साइन भी आएगा, जो कि दोनों के साथ माइनस साइन है। तो a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, -7। जी, तो क्लास a1 भी मौजूद है, a2 भी मौजूद है, दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 1 ये रही आपके सामने, 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, a1। a1 की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, 4, और अपॉन में ब्रैकेट है x + 1। जी, आगे क्या लिखा हुआ है, a2 -7। देखिए जब मैं यहाँ पर -7 रखूंगी तो वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ऑफ कोर्स जाहिर है वो माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि बहरहाल मल्टीप्लाई होकर इस प्लस को खत्म होना है, क्योंकि ये माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको माइनस बना देगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 7 a2 की प्लेस में, और अपॉन में ब्रैकेट लिखी हुई है x + 1 का होल स्क्वायर। जी, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। तो दैट इज ओवर आंसर। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखिए जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहां पर सिर्फ एक सिंगल ब्रैकेट थी जिसके ऊपर पावर स्क्वायर लगी हुई थी। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर तो पावर कोई नहीं है, अलबत्ता यहाँ वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर पावर लगी हुई है। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिएगा। अच्छा, और एक चीज और मैंने आपसे कहा था, सबसे पहला काम वो भी आप चेक कर लिया करिए कि ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो स्क्वायर है, जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्यूब है, एक्स की। क्यों है क्यूब,
बज़ाहिर क्यूब नजर नहीं आ रही, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंदर वाली ब्रैकेट से हो रहा है जहां पर एक्स लगा हुआ है। तो जाहिर है जब ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी, 3 बन जाएगी इनकी पावर। तो जाहिर है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी 3 पावर। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो इजीली हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। जी, तो अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। जी, अब इसको सपोज करने का तरीका जरा देख लीजिएगा। देखिए, जिसके ऊपर भी हमारी पावर लगी होती है ना, बेसिकली उसको हमने उतने ही टाइम्स लिखना होता है, उतनी सीरीज में लिखना होता है। जैसे ये पावर स्क्वायर है तो हम इसे स्क्वायर तक लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, पहले x लिखेंगे और फिर x की पावर 1 जैसे आ चुकी है उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब फर्ज करें यहाँ x की पावर 3 होती तो हम इसको सीक्वेंस में किस तरह लिखते हैं, पहले x लिखते हैं अपॉन में a1 सपोज करते, a1 के नीचे x लिखते, फिर a2 के नीचे एक्स स्क्वायर लिखते और फिर a3 के नीचे एक्स क्यूब लिखते हैं। यानी जितनी पावर होगी उतने ही बार हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर एक्स स्क्वायर लिखी है, तो पहले हम सपोज कर लेंगे a1, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे x। डायरेक्ट वो वाली पावर नहीं लिखनी होती, हमेशा स्टार्ट हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, चाहे वो ब्रैकेट हो या कोई वेरिएबल हो, हमेशा उसकी पावर 1 से स्टार्ट होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस पावर को सीक्वेंस सीरीज वाइज बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब पावर 1 आ गई तो नेक्स्ट मेरी क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। a2 के नीचे हम क्या सपोज कर लेंगे, x की पावर 2। ठीक है, देखिए अब ये x कंप्लीट हो गया, x की पावर 1 भी आ गई, x की पावर 2 भी आ गई, यहाँ पर x की सपोजिशन मेरी कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं हम ब्रैकेट की तरफ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे a3, थर्ड कांस्टेंट मेरा होगा a3 और a3 के नीचे हम लिख देंगे x प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से हमारी सपोजिशन कंप्लीट होगी। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 का। जी, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, हम एलसीएम लेते हैं। आपको पता है जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो एलसीएम आ जाता है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम। अब देखिए इसका एलसीएम किस तरह लेंगे हम, जरा देखिएगा। असल चीज ये देखने वाली है, इसको समझिए कि इनका एलसीएम कैसे लिया जाता है। जी, तो क्लास अब एलसीएम इस तरीके से लेंगे हम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक जैसी टर्म, लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर x और x दोनों सेम है, लाइक नहीं बोलेंगे, सॉरी गलती से लाइक बोल दिया। देखिए ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर पावर हाईएस्ट होगी, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर स्क्वायर, जिसके ऊपर पावर हाईएस्ट होगी एलसीएम हम वही लेंगे। यानी x के ऊपर पावर जिसके ऊपर स्क्वायर है ये एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट चूंकि इन दोनों से चेंज है, हटकर है, इस जैसी कोई और ब्रैकेट नहीं है, वरना उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो हम इस पूरी ब्रैकेट को एलसीएम में लेंगे x प्लस 3। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, एलसीएम आ गई। और इसका बहुत एक इजी वे भी है एलसीएम लेने का, जिनको यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो उतार रहे होते हैं ना लेफ्ट साइड पर, आपके डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 3। सेम इसी को आप यहाँ कॉपी कर दिया करें, तो बहुत ईजी वे है, शॉर्टकट है। जिनको ये समझ नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन में से ही कॉपी कर दिया करें, तो एलसीएम आपका सेम वही होता है। ठीक है,
जी तो क्लास अब देखें हमने A1 के साथ किसको लिखना है। तो देखिए A1 के साथ A1 के नीचे हमारे क्या लिखा हुआ है x, एक x मौजूद है जबकि एलसीएम में कितने x है, 2x हैं। तो एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेंगे कितने x यहाँ पर, एक x रिमेनिंग होगा क्योंकि एक x से एक x तो कैंसिल हो चुका है, 1x इज रिमेनिंग इन एलसीएम। तो जो 1x हमारा रिमेनिंग होगा, जो बच रहा होगा वो A1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ साथ ये ब्रैकेट आप देख सकते हैं, ये ब्रैकेट तो यहाँ मौजूद नहीं है ना x1 पे, तो ये ब्रैकेट भी A1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं A2 की तरफ, प्लस जी। अब A2 से क्या होगा, देखिए x2 यहाँ भी है और x2 A2 के नीचे भी लिखा हुआ है, तो पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग मेरे पास ये ब्रैकेट होगी। तो ये ब्रैकेट अब A2 से क्या हो जाएगी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी अब आ जाते हैं हम A3 की तरफ। A3 के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 से x प्लस 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, रिमेनिंग मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो वो एक A3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरीके से देख सकते हैं आप। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि देखिए यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। स्टेप तो ये होता है कि देखिए यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, हम इसको यहाँ लेकर जाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। तो हम डायरेक्टली ये स्टेप कर देते हैं, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास रिमेनिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए अंदर क्लास चूंकि, चले हम पहले इसको लिख लेते हैं, A1 x प्लस 3 ब्रैकेट प्लस A2 x प्लस 3 प्लस A3 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्लास देखिए अगर हम यहाँ पर अपने पुराने मेथड को फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमने 21.1 में सीखा था कि हम ये करते थे कि A1 को हम जब फाइंड करने जा रहे होते थे तो A2 और A3 को रिमूव करने के लिए इनमें कॉमन ब्रैकेट या कॉमन ऐसे x को हम देखते थे कि जो दोनों में कॉमन हो, ताकि हम जब वो वैल्यू रखें तो वो दोनों से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और इजीली ये दोनों जीरो बन जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, अगर हम A1 को फाइंड करने जाते हैं तो देखें A2 और A3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके पास x प्लस 3 है तो इसके पास एक्स स्क्वायर है, तो हम x की ऐसी कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते कि जिससे A2 और A3 दोनों एक साथ रिमूव हो जाए और हमें A1 की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर हम अपना दूसरा मेथड जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वो हम फॉलो करेंगे। उसके लिए हम करेंगे कि सबको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है ना बाहर, हम इनको सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो करवा देते हैं फिर जी। A1x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, A1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह A1x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी। यकीनन पहले नंबर आता है कि बात आपको मैंने पहले बताई, पहले हम 3 लिखेंगे 3 फिर A1x। ठीक है, A1x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3A1x। यहां देखिएगा A2 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा A2x। इसी तरह से A2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा
तो 3 पहले आ जाएगा और A2 बाद में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A2 जी। उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं जी। तो क्लास अब हम दूसरा काम नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि जिनके सेम वेरिएबल हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। जितने भी सेम वेरिएबल हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं और आखिर में लिख लेते हैं हम कांस्टेंट को। तो कर लेते हैं फिर हम। ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने साथ लिखा इस तरीके से, और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये इसके पास आ जाएगा। ठीक है ना। लाइक टर्म्स किसको हम अलग अलग कर रहे हैं, सबके एक्स के लिहाज से हम सबको एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है ना। एक्स को देखिएगा, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है, उसके साथ भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो तमाम एक जैसे वेरिएबल को हम एक साथ लिख रहे हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर सब एक साथ हो गए। अब एक्स वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो एक्स की टर्म ये है 3A1x प्लस A2x। इसके साथ आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं है, ना तो एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फुली कांस्टेंट है। इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं जी। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने सबको एक साथ लिख लिया। अब उसके बाद इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन ले लेते हैं हम। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में मेरे पास क्या रह गया, A1। एक्स स्क्वायर चूंकि बाहर आ चुका है, इसी तरह यहां से भी एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो यहां ब्रैकेट में क्या रह गया मेरे पास, A3। ठीक है। यहां से भी आप देख सकते हैं दोनों के पास x है, तो x कॉमन ले लेते हैं हम। x कॉमन आ गया, तो आप देखिए अंदर रिमेनिंग ब्रैकेट के क्या होगा, 3A1 और प्लस A2। लास्ट में मेरे पास लिखा हुआ है 3A2। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने वेरिएबल्स कॉमन ले लिए। अब देखिए मेरे पास लाइक टर्म्स कितनी आ चुकी हैं यहाँ पर। एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स लाइक है, फिर एक्स है। देखिए एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे, एक्स को एक्स से हम इक्वेट कर लेंगे, कंपेयर नहीं सॉरी इक्वेट कर लेंगे। ठीक है। और कांस्टेंट को हम कांस्टेंट से इक्वेट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन क्लास एक बात आप देखिए, इक्वेट तो हम कर लेंगे, तो देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ इसको इक्वेट करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए दो मेरे पास कांस्टेंट लिखे हुए, एक A1 और A3। तो जाहिर है कि दो एक साथ तो हम निकाल ही नहीं सकते, ना हमें A1 पता है ना हमें A3 पता है, दोनों को एक साथ हम कैसे फाइंड करेंगे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसे टर्म को इक्वेट करना है जो कि सिंगल हो, सिंगल कांस्टेंट जिसमें लिखा हो, डबल कांस्टेंट यानी कि A1 A3 इस तरीके से डबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डबल है, इसको तो हम इक्वेट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम इसको देखें एक्स टर्म को, तो यहाँ भी हमारे पास A1 और A2 लिखा हुआ है, तो डबल है, यहाँ से भी हम किसी एक की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको भी हम इक्वेट नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर हम कांस्टेंट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास डबल नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट A2। तो इजीली हम अगर इसको इक्वेट करते हैं कांस्टेंट से, ये क्या है, पूरी टर्म कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है ना यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट को आपस में इक्वेट करते हैं तो इजीली यहाँ से मेरे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड कर लेते हैं हम वैल्यू ऑफ A2 जी। तो हम चूंकि कांस्टेंट को इक्वेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा इक्वेटिंग like terms of, किसको कर रहे हैं इक्वेट, कांस्टेंट को कर रहे हैं, तो यहाँ आप कांस्टेंट लिख दीजिएगा,
कॉन्स्टेंट्स सॉरी एस नहीं लगा है क्योंकि हम ऑलरेडी टर्म्स में एस लगा चुके हैं, तो वहाँ सिर्फ कांस्टेंट लिखिएगा, ठीक है। तो इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट को इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि 3 कांस्टेंट क्या होते हैं जिनके साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल ना हो। ये देखें 3 के साथ किसी भी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं, यानी x या y जो भी यहाँ पर वेरिएबल यूज हो रहा है वो नहीं है, तो डेट इज कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है एक्स वाई, तो जो भी यहाँ वेरिएबल है एक्स वो यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों को मैं इक्वेट कर रही हूँ, तो 3 8 2 और यहाँ पर मैं लूँगी 3, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है A2 से, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ये देखें ये डिवाइड हो गया। अब मेरे पास यहाँ क्या रह गया, सिर्फ A2 रह गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आया, 3 1 3। A2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है, ठीक है। A2 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुकी है। चले अब हम अपने बाकी के कांस्टेंट भी फाइंड कर लेते हैं जी। तो क्लास A2 हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 1 आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि दूसरा जो कांस्टेंट है वो हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा क्लास, अब यहाँ पर A2 हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपने ऐसी टर्म को तलाश करना है जिसके साथ A2 लिखा हो, ताकि हम इजीली A2 की वैल्यू को उसमें पुट कर सकें और दूसरा वेरिएबल को फाइंड कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को इक्वेट करती हूँ एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को अगर मैं इक्वेट करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर ना तो मेरे पास A1 है ना ही A3 है, ये दोनों मेरे पास अननोन है, क्योंकि मैंने क्या फाइंड किया है, A2 फाइंड किया है। तो ना तो मुझे A1 पता ना ही मुझे A3 पता, तो इसको तो हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मुझे नहीं पता। दोनों जब नहीं पता तो हम दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ देखें क्लास, अगर मैं वेरिएबल x को इक्वेट करूं, ये वाली टर्म्स x को इक्वेट करूं, तो देखिए यहाँ पर एक A1 है, दूसरा A2 लिखा हुआ है, तो ये दो तो है, लेकिन A1 मैं इजीली यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि A2 की प्लेस में मैं इस वैल्यू को रख सकती हूँ ना। A2 को यहाँ पर मैं A2 की प्लेस में 1 रखूँगी तो मुझे इजीली क्या मिल जाएगा, A1 मिल जाएगा। तो फिर मैं इसको इक्वेट कर लेती हूँ, कौन सी टर्म को, x वाली टर्म को। तो लिखिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x, ठीक है। हम x वाली टर्म को इक्वेट कर रहे हैं कि इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो दोनों x वाली टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं जी। तो यहाँ से आ जाएगा 7x, लेफ्ट साइड से हम 7x लेंगे और राइट साइड से हम लेंगे x ब्रैकेट इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर मैं इसको लेकर जाती हूँ के स्टेप, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वो वाला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं x को। ये देखिए इस तरीके से x को हमने कैंसिल किया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या रह गया, 7 रह गया, और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरे पास रह गया 3A1, ठीक है। और क्लास देखिए A2 नहीं लिखेंगे हम, A2 की प्लेस में हम A2 की वैल्यू को लिखेंगे। A2 किसके इक्वल है, 1 के, हम फाइंड कर चुके हैं ना A2, तो अब A2 की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 जी। अब यहाँ देखिएगा ये 1 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, और इधर मेरा अब क्या रह गया, सिर्फ 3A1 रह गया। तो 7 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 6, यहाँ रह गया 3A1, और ये 3 देखें A1 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इधर लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं फिर इस तरीके से, ये देखें ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो गया, और अब यहाँ पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ A1, ठीक है। अब ये देखिए कैंसिल हो रहे हैं ना, 3 1 3 और
3 2 ज़ा 6। तो A1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, A1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2। ठीक है, A1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब हम लास्ट अपना कांस्टेंट A3 फाइंड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं A1 भी आ चुका है मेरे पास, A2 भी आ चुका है। ठीक है, और अब मुझे क्या फाइंड करना है, लास्ट अपना कांस्टेंट A3 फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जहाँ पर जिस ब्रैकेट में A3 कहाँ आ रहा है, A3 यहाँ आ रहा है। ठीक है, इस ब्रैकेट में A3 आ रहा है, तो अब A3 के साथ क्या लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है। अब दो कांस्टेंट जरूर है, लेकिन मुझे एक कांस्टेंट मिल चुका है, A1 फाइंड कर चुके हैं हम। तो मैं इजीली यहाँ पर A1 की वैल्यू को पुट करूंगी और मुझे A3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इक्वेट कर लेते हैं कौन सी टर्म को, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ, इस टर्म को इक्वेट कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, तो यहां पर लिख दीजिएगा लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जी, लेफ्ट साइड्स पे हम एक्स स्क्वायर लेंगे, यहां से ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड से आ गया, और राइट साइड से हम ये वाली टर्म लेंगे जो कि एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई है। जी, तो अब यहाँ पर इसको इधर ले जाने के फिर उसके बाद डिवाइड करने की जरूरत हरगिज नहीं है, हम डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इस तरह कैंसिल हो गया, और आपको पता है जब कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास जीरो नहीं आता है। यहाँ गलती से भी जीरो नहीं लिख दीजिएगा, हमारे पास जब कैंसिल होता है तो आंसर हमारा 1 आता है। तो यहाँ क्या रह गया, अब 1 रह गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए A1 A3 वैल्यू मुझे फाइंड करनी है A3 की। तो A3 फाइंड करने के लिए मैं A1 की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, 2 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि A1 तो अब आ चुका है ना मेरा। तो A1 की प्लेस में आप लिख दीजिए 2, और यहाँ पर अब रह जाएगा सिर्फ A3। अब ये 2 देखें यहाँ पर A3 से प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मेरा बच गया है सिर्फ A3, और 2 माइनस का 1 प्लस का, तो जाहिर है सब्ट्रैक्शन होगी, तो 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग होगा -1। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, A3 मुझे क्या मिल गया, -1। इसको तरतीब से लिख लिया मैंने, A3 को यहाँ लेफ्ट पे लिख लिया और -1 को राइट पे लिख लिया। ठीक है, नॉर्मली जिसको हम फाइंड कर रहे होते हैं वो हम लेफ्ट पे शो करते हैं, तो इसको लेफ्ट पे शो कर दिया मैंने। तो A3 मुझे मिल चुका है -1। तो देखिए मेरे पास A1 A2 A3 तीनों ही वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन तमाम वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। जी, तो क्लास हम A1 A2 A3 को इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। जी, अब देखते जाए, यहाँ A1 है तो A1 की प्लेस में हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, अपॉन में इसका लिखा हुआ है x, आगे लिखा हुआ है प्लस A2, तो A2 की प्लेस में हम 1 को रख देंगे, A2 1 के इक्वल आ चुका है, अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आगे लिखा हुआ है A3। देखिए अब यहाँ पर आगे माइनस लिखा हुआ है -1, तो ये -1 जब हम यहाँ रखेंगे तो जाहिर है इस माइनस से ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्लस लिखने के बजाय क्या लिख लेती हूँ, माइनस लिख लेती हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं हम -1, और डिनोमिनेटर में क्या लिखी हुई है मेरे पास, x प्लस 3। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं आपके सामने। ठीक है, तो दैट इज ओवर आंसर, ये मेरा आंसर है क्लास।
उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने सेकंड केस को लेते हुए किस तरीके से इनको हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो क्लास, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, कुछ समझ आ रहा है आपको, तो फिर अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, बताया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़कर। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।